अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में मैं हूँ आपकी मेज़बान शहर बानो अवान। और सबसे पहले बात करेंगे पाक अफगान जंग बंदी और इसके मुस्तकबिल की। तो नाज़रीन, खित्ते में कशीदगी के बादल छटने लगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक हफ्ते तक जारी रहने वाली खूरेजी झड़पों के बाद कतर और तुर्की की सालिसी में फौरी जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया। दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में दोनों ममालिक ने दहशत गर्दी के खात्मे, सरहदी अमन और एक दूसरे की खुद मुख्तारी के एहतराम को यकीन दहानी कराई है। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने की, जबकि अफगान वफ़द की नुमाइंदगी वज़ीर दिफ़ा मौलवी मोहम्मद यकूब ने की। दोनों फ़रीक़ैन ने इत्तेफ़ाक किया कि अमन के तसलसल के लिए आइंदा इस्तांबुल में फॉलो अप मुज़ाकरात किए जाएंगे। तुर्की, कतर, ओमान और दीगर ममालिक ने इस मुआहिदे का खैर मकदम करते हुए इसे हमले में अमन और इस्तेहकाम की नई उम्मीद करार दे दिया। कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने भी इसे तारीखी पेशरफ्त करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा मुकालमे और बाहमी एहतराम पर यकीन रखता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में भारी कुर्बानियाँ दी हैं, इसलिए अमन का हर कदम पाकिस्तान के अवाम के लिए इंतहाई अहम है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जनरल साहब। ये सारी सूरत हाल हमने देखी, अमन मुज़ाकरात की तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ने हाथ बढ़ा दिया है। आप क्या समझते हैं कि वाकई जंग बंदी जो है ये पायदार अमन है, हम जिस समत में जा रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है, या महज ये वक्ती तौर पर ये चीज़ को रोका गया है? दूसरा, अफगान वज़ीर दिफ़ा जो हैं उनकी जानिब से मुज़ाकरात तो तस्लीम किए गए हैं, मगर दहशत गर्दी हम जब भी देखते हैं तो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है दहशत गर्दी के हवाले से पाकिस्तान के लिए। तो क्या वो लोग इस पर काबू नहीं पाना चाहते, उनकी नीयत नहीं है, या उनके पास इस सब का हल ही मौजूद नहीं है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शजिया, बात इस तरह है कि पाकिस्तान का शहर बानो दैट मैटर किसी एनालिस्ट का या किसी ओपिनियन मेकर का अफगानिस्तान के बारे में प्रेडिक्शन करना इज $1 मिलियन क्वेश्चन। जी, वहाँ पे बहुत से अवामिल शामिल हैं। अफगानिस्तान का जो सेटअप है, जो काबुल रजीम है, दिस इज नॉट अ नॉर्मल रजीम, एक पॉपुलर डेमोक्रेटिक प्रोसेस का रजीम नहीं है, या एक स्टेट्स क्राफ्ट के मुताबिक चलने वाली नहीं है। स्टेट न स्टेट्समैन है, कभी ये फाइटर बन जाते हैं, कभी स्टेट्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बन जाते हैं, कभी ये मुल्ला बन जाते हैं, कभी रिलीजन की तरफ चले जाते हैं। तो जो उनको कैरेक्टर, जो किरदार सूट करे तो उस तरफ चले। बट एनीवेज, आई थिंक दिस इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर इन अफगानिस्तान कि आपको प्रेडिक्शन कर सकें। फिर बहुत से ऐसे अवामिल हैं जो इन फैसलों पर असरअंदाज होंगे। यस, इट इज अ गुड थिंग कि सीज फायर हुआ है, अंडरस्टैंड करना चाहिए। लेट मी कन्फेस कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स रहेंगी जब तक अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज रहेगा। पाकिस्तान के इकोनॉमिक, पाकिस्तान के पॉलिटिकल, पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक और पाकिस्तान के जो मिलिट्री परसूट्स हैं वो तब भी मुकम्मल हो सकते हैं कि इफ वी हैव अ स्टेबल अफगानिस्तान। जी, तो ये हमारा मकसद है, वो उम्मा भाईचारगी। यस, हमने बहुत कुर्बानी दी उस कॉन्टेक्स्ट में, और अभी पाकिस्तान उसको कदर की निगाह से जरूर देखता है। बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव बीन बिट्रेड। अफगानिस्तान की ये जो सेटअप है, इन्होंने वेपनाइज किया है हमारे ट्रस्ट को। जी, आवर ट्रस्ट हैज बीन वेपनाइज्ड। उसके अलावा फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत हैं। इंडिया का फैक्टर है, वॉरिंग फैक्शंस हैं विद इन दी अफगान तालिबान कंटेस्टेशन है, फिर टीटीपी जिसको ओवरऑल एक अम्ब्रेला बनी हुई है, जिसने अपने अंदर ही 70 से 80 स्मॉल ग्रुप संभाल अपने अंदर लेकर और पूरा एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करके शामिल हो गई है। अफगानिस्तान तालिबान को अपनी सर्विसेज दे दी है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली उन्होंने इंडिया को अपनी सर्विसेज दे दी है। तो एक प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट के लिए क्लाइंट का रोल अदा करे। तो प्रॉक्सी स्पॉन्सर कंट्रीज लाइक इंडिया, उनका अपना एक रोल है। तो स्पॉयलर्स बहुत है। फिर अभी आप देख रहे हैं जैसे मुल्ला याकूब की या खुनजादा या इन लोगों की आपस में कंटेस्टेशन शुरू हो गई है। तो इतने ज्यादा अवामिल इस पे इंपैक्ट कर रहे हैं कि एवरीबॉडी इज स्केप्टिकल जी कि ये आगे चलेगा नहीं। बट गुड थिंग इज पाकिस्तान इज वेरी क्लियर अबाउट द पॉलिसी। हमें अफगान पॉलिसी का तो नहीं पता वो किस तरफ चली जाएगी, कैसे चली जाएगी। पाकिस्तान ने अपनी सारी ऑप्शन जो है, अपनी सारी कॉन्टिजेंसी प्लानिंग वो की हुई है, और पाकिस्तानी रिस्पॉन्सेज भी रेडी होंगे। अच्छा होगा कि ये जो दोहा में बातचीत हुई है और अभी तुर्किया में जाना है, तुर्किया एंड दोहा विल मॉनिटर दिस सीज फायर और आगे चीजों को। तो आई थिंक बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज बैलेंस्ड। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान ने बाकायदा एक मुंह तोड़ जवाब देकर भी बताया कि हम अपनी सरजमीन की हिफाजत बखूबी करना जानते हैं। पाकिस्तान मिलिट्री इज बैलेंस्ड, दे कैन डिलीवर। लेकिन जो सोशो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक बाकी अप्रोच है, दैट द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हैज टू डू इट। जी, पाकिस्तानी डिप्लोमेसी हैज टू डू इट। अभी हमें सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ जब हमने
जो पुलवामा पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन मार्का हक में जो नेशनल नैरेटिव आया है, जो पाकिस्तान ने जो नोशन ऑफ विक्ट्री लिखा है पाकिस्तान की मिलिट्री ने, उससे हमारी पॉलिटिक्स और हमारी डिप्लोमेसी आगे गई है। अभी आप देख रहे थे, आप अभी खबरों में बात की है कि किस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर, स्ट्रेटेजिक जो कम्युनिटी है वर्ल्ड की, वो हाउ क्रिटिकली दे आर एनालाइजिंग पाकिस्तान। और ये वो पाकिस्तान है जिसने हाल ही में विद इन नो टाइम्स एक अच्छी मिलिट्री परफॉर्मेंस पूरी नेशन की सपोर्ट के साथ अपने आप को मीनिंग फिल किया है। अब पाकिस्तान इससे आगे बढ़ेगा। हमारे रिस्पॉन्सेज टूवर्ड्स अफगानिस्तान रेडी रहेंगे और रिलेंटलेस रहेंगे। आपने देखा होगा कि टॉक्स के दौरान भी कुछ ऐसे उन्होंने मौके से फायदा उठाने के, एक्चुअली दे वर टेस्टिंग पाकिस्तान में हम एक्ट ऑफ टेररिज्म करके जरा देखते हैं कि ये टॉक्स डर के मारे कर रहे हैं या पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, उसके बीच में पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, क्लियर मैसेज किया कि पाकिस्तान विल टॉक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ। दैट इज हाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। देखिए, डेटरेंस या तो आपने मेंटेन रखनी होती है, और अगर कोई आपकी डेटरेंस छीनना चाहता है तो यू हैव टू गेन डेटरेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा जनरल साहब। इसी मौजू पर मैं बात करना चाहूँ, नाज़रीन को बताएं कि भारत की तरफ से जंगी जबान एक बार फिर सुनने में आ रही है। भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ और इसका दूसरा मरहला जल्द शुरू किया जाएगा। हिंदुओं के त्यौहार दिवाली के मौके पर रियासत उत्तराखंड के सरहदी देहात में फौजियों से खिताब करते हुए भारतीय आर्मी चीफ ने कहा कि जंग का नया मरहला ज़मीनी, फ़ज़ाई और इंटेलिजेंस ताउन पर मबनी होगा। यानी भारत एक बार फिर अपनी जारहाना पॉलिसियों का हवा दे रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय फौज के ऐसे दावे ज्यादातर सियासी दिखावा है, क्योंकि जमीनी हकायक कुछ और ही बताते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान और एक जिम्मेदार और अमन पसंद मुल्क के तौर पर हमेशा खत्ते में इस्तेकाम है। पाकिस्तानी फौज ने हमेशा दिफा हिकमत अमली अपनाई है और सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ कौम की खिदमत और तरक्याती मनसूबों में भी अपना किरदार अदा किया। चाहे कुदरती आफात हों या अवामी बहबूद के मनसूबे, पाक फौज ने हमेशा अमली खिदमत से कौम का एतमाद जीता है। भारत को चाहिए कि वो इस सारी मामले में खत्ते में कशीदगी बढ़ाने की बजाय मुज़ाकरात और ताउन का रास्ता अपनाए। ऐसे बयानात और बढ़ के सिर्फ खत्ते के अमन को ख़तरे में डालती हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, लेकिन साथ ही अमन के क़याम की ख्वाहिश भी रखता है, क्योंकि असल ताकत वही है जो जंग नहीं बल्कि अमन कायम करे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, भारत ने अगर दोबारा जारहियत की कोशिश की तो पाकिस्तान इसकी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देगा। जनरल साहब, आपकी जानिब आऊंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कहा है कि अगर जंग में हमारे हथियार जो हैं वो भारत की जोग्राफिक वुसअत का तस्वुर खत्म कर देंगे, और आपके ख्याल में यह बयान भारत के लिए वाज़ेह वार्निंग है? जी बिल्कुल, इट इज अ क्लियर कट मैसेज, और पाकिस्तान ने अपना बता दिया जी। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो मिलिट्री चीफ या पाकिस्तान की तरफ से जो भी स्टेटमेंट गई है, आपने बुनियानुल मरसूस का जब पाकिस्तान की एप्लीकेशन उसमें देख लिया जी कि वट एवर पाकिस्तान वाज सेइंग वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे जी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। पाकिस्तान ने कहा जी कि जवाब आएगा, पाकिस्तान ने जवाब दिया अपने वक्त, और अपनी जो पाकिस्तान की चूजिंग का एरियाज होंगे वहीं पे जवाब जाएगा, वहीं पे हुआ। अभी पाकिस्तान इज वेरी क्लियर। देखिए, असल बात यह है कि इंडियंस आर वेरी कंफर्टेबल जी। वो समझते हैं कि हम कंफर्टेबल हैं कि हम अगर रिस्ट्रिक्ट रखें इस कॉन्फ्लिक्ट को कश्मीर तक, रिस्ट्रिक्ट रखें इस कॉन्फ्लिक्ट को एक सर्टन लेवल तक, एक और दूसरा इंडियन पंजाब तक, ताकि सिख इधर मरे तो और ज्यादा वो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा कर सकें। खुद इन्होंने 6 मिसाइल मारे, कश्मीरी उधर मरे या इधर मरे, तकलीफ पाकिस्तान को। आगे राजस्थान का डेजर्ट आ जाता है, आगे क्रीक एरियाज आ जाते हैं, वो इतने लोग वहां पे नहीं रहते जी। तो दे थॉट कि ये बिल्कुल कंफर्ट जोन में हम वॉर कर सकते हैं, और जिस मर्जी लेवल, एक सर्टेन लेवल तक रख सकते हैं लिमिटेड, उससे ऊपर जाएगा नहीं। तो आसिम मुनीर साहब ने बिल्कुल क्लियर दोनों पहलुओं पर रोशनी डाल दी और दोनों एस्पेक्ट का रिस्पॉन्स बता दिया। एक तो बड़ा क्लियरली बता दिया कि जी न्यूक्लियर वेपन्स के नीचे देयर इज नो स्पेस फॉर वॉर, जो इंडिया एक क्रिएट करके न्यू नॉर्मल सेट करना चाह रहा है, वो हो नहीं सकती। तो ये भी मैसेज कर दिया कि पाकिस्तान विल यूज ऑल अवेलेबल मींस एट इट्स डिस्पोजल टू प्रोटेक्ट द नेशनल सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी एज अ कॉस्ट, पाकिस्तान वो कॉस्ट देने के लिए तैयार है, पाकिस्तान पेन लेने के लिए तैयार है और पाकिस्तान पेन देने के लिए तैयार। दूसरा उन्होंने कहा कि आप ये कंफर्ट जोन के भूल जाए कि आप कंफर्ट जोन में रहेगा, अब जो अबानीज और अडानीज का इंडिया है वो हर्ट होगा। ये डीप जाएंगी स्ट्राइक्स, उस जगह पे जाएंगी जहां पे ये सोच पाई जाती है, जहां पे पाकिस्तान के खिलाफ प्लान्स किए जाते हैं, या जहां पे आपके इकोनॉमिक बिजनेस इंटरेस्ट्स हैं,
तो फिर अगर आप इफ यू आर टेस्टिंग पाकिस्तान, तो इट विल क्रिएट एन इकोनॉमिक कॉस्ट फॉर इंडिया एज वेल, इट विल क्रिएट अ ह्यूमन कॉस्ट फॉर इंडिया एज वेल। तो अब ये डिपेंड करता है कि इंडियन कौम कितना रेडी है स्पेन को लेने के लिए, क्योंकि फ्यूचर का जो कॉन्फ्लिक्ट है जी, दैट इज अबाउट हाउ मच पेन यू कैन इन्फ्लिक्ट एंड हाउ मच पेन यू कैन बेयर। पाकिस्तानी नेशन बड़ी रिजिलियंट नेशन है, हमने 90,000 के करीब हमारी शहादतें हैं, उसके बावजूद हम परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री बैटल हार्डन है, 2003 से हम इंडिया की इसी प्रॉक्सी और अफगानिस्तान और ये तालिबान की प्रॉक्सीज का मुकाबला कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। पाकिस्तानी कौम भी तैयार है। अब भी जब मिसाइल फायर हो रहे थे तो पाकिस्तानी कौम उसको सेलिब्रेट ही कर रही थी। तो आया इंडियंस आर रेडी और नॉट? एंड वन थिंग आई शुड रिपीट अगेन जी, जो फील्ड मार्शल कह रहा है वो फिर करता जरूर है, ये याद। बिल्कुल, और बहुत खौफ है भारत को तो वैसे ही फील्ड मार्शल की आवाज़ से और उनके बयानात पे उनकी बहुत जान निकलती है। आपके ख्याल में पाकिस्तान को इस वक्त इलाकाई और सफारती सतह पर किन इकदाम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि भारत जो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है अपने त्यौहार पे, उसको मौसर जवाब तो मिल गया है। इसके अलावा खित्ते में अमन को बरकरार रखने के लिए हमें मज़ीद क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर सऊदी अरेबिया के साथ है जी, पाकिस्तान इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाइना के साथ है। दोस्तियां हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते थे, पाकिस्तान एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद टर्किया। कतर आपका दोस्त है, अभी आपने उनका, ईरान को भी आपने सपोर्ट किया, रिसेंटली स्टैप्ड बाय इंडिया। ईरान के अपने जख्म में ईरान को भी अंडरस्टैंडिंग हो गया कि पाकिस्तान लॉयल है, सिंसियर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मीनिंगफुल है, पाकिस्तान की सेंट्रल एशियन कंट्रीज में एक्सेस है, अंडरस्टैंडिंग है। रशिया का जो फॉर्मेट अभी हुआ है, रशिया से जो स्टेटमेंट आई है अफगानिस्तान की सरजमीन के बारे में, वो पाकिस्तान के मौकफ की तायद है। तो ये डिप्लोमेटिक इंडिकेटर्स है जो पाकिस्तान को बड़ा एक मीनिंगफुल कंट्री कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को डिप्लोमेसी के अंदर रीजनल अलायंसेस की जरूरत है, उनको क्रिएट किया जाए, क्योंकि ये थ्रेट देखे ना सेंट्रल एशिया में जा रही है। ETIM है, IMUs हैं इन अफगानिस्तान, ISIL है जो इंटरनेशनल जाएगी या ट्रांसनेशनल जिसकी एप्लीकेशन है, TTPs हैं जो पाकिस्तान में सो कॉल्ड शरीयत के ऊपर कार्रवाइयां कर रही है। चाइना को खतरात है यहाँ से, और ऑलरेडी चाइना के लोगों को पाकिस्तान में जो मारा जाता है वो बेसिकली पाकिस्तान के साथ साथ चाइना के भी जो BRI के या जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है या जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पाकिस्तान, उसको चैलेंज किया जाता है कि ताकि इनमें बददिली पैदा हो, लोग मारे जाए, डिमोरलाइज किया जाए, पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप में दरार पैदा की जाए। तो वी हैव जॉइंट ऑब्जेक्टिव्स, तो वी हैव अ कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान। तो ये रीजनल अलायंस क्रिएट करनी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी डिप्लोमेसी में अमेरिका आपको सुन रहा है, आपने अमेरिका को ये बताना होता है कि आपका क्या नुकसान और क्या फायदा। अमेरिका खुद रिकॉग्नाइज कर चुका है कि जो $7 अरब का असला हम छोड़ के गए हैं, दैट वाज अ बैड विड्रॉल। फिर इसी सरजमीन से आपको याद होगा अमेरिका के ऊपर अटैक होना शुरू हो चुके हैं। ऑलरेडी सेंटकॉम कमांडर जो पिछले थे जनरल, उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया था कि पाकिस्तान कैसे सपोर्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स की भी कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है एज फार एज स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। फिर रशिया भी स्टेबिलिटी चाहता है। देखिए, अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी अमेरिका भी चाहता है, रशिया भी चाहता है, चाइना भी चाहता है। तरीकाकार दोनों का अलग है। पाकिस्तान एक नेचुरल ब्रिज है इस पूरे इस खित्ते का, एक स्टेबिलिटी फैक्टर है। तो पाकिस्तान को ये बरूए कार लानी चाहिए, अलायंसेस करनी चाहिए, और जितना प्रेशर, पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रेशर थ्रू सैंक्शंस या जो भी है अफगानिस्तान के अंदर और इंडिया के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर कंटिन्यूस एफर्ट के साथ ये डालना चाहिए, ताकि बिहेवियर चेंज अप्लाई किया जा सके ऑन दी सो कॉल्ड regime in Kabul at this बिल्कुल, बिहेवियर चेंज करने की बहुत ज़रूरत है और खित्ते के हमको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिर महमूद साहब, और इस सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे वफाकी हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा किसानों की मदद के लिए नई गंदम पॉलिसी 2025 और 26 की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 40 किलोग्राम गंदम की कम अज कम इमदादी कीमत 3,500 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी गई है। पॉलिसी के मुताबिक सूबों के दरमियान गंदम की नकलो हरकत पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं, जबकि वफाक और सूबे 62 लाख टन गंदम बतौर स्ट्रेटेजिक जहीरा खरीदेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में चारों सूबों के नुमाइंदों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म का कहना था कि गंदम पाकिस्तान की ज़राई मईशत की रीढ़ की हड्डी है और किसान मुल्क की मईशत की बुनियाद है, इसलिए उनकी फलाह बहबूद हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पॉलिसी में कौमी निगरान कमेटी के क़याम की तजवीज़ भी दी गई, जो मंडी के नज़्म व नस्क पर नज़र रखेगी। इसी पर बात करेंगे
हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट खालिद खोखर साहब, सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब वक्त देने के लिए। खालिद साहब, वफाकी हुकूमत ने जो गंदम के इमदादी कीमत 3500 रुपये मुकर्रर की है, उस पर किसानों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। क्या वजह है? क्या ये आपकी पैदावारी लागत के मुताबिक नहीं है? हम पिछले साल से देख रहे हैं कि गंदम का मामला हो या चावलों का मामला हो, किसान जो है वो एहतजाज ही करते दिखाई दे रहे हैं। इसकी क्या वजह? जी बहुत शुक्रिया। एक्चुअली दुनिया में इस तरीके से नहीं होता तरीका ये होता है कि पहले काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखी जाती है, बल्कि एक हर मुल्क में किसी भी फसल के लिए प्राइस कमीशन मुकर्रर होता है। प्राइस कमीशन का काम ये होता है कि वो काश्त करने से कम अज़ कम 6 माह या 1 साल पहले वो रेट तय करते हैं कि काश्तकार की ये पैदावारी लागत होगी और ये उसे रेट मिलेगा। अब जो इस वक्त हम गंदम काश्त कर रहे हैं उसकी हमारी मिनिमम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 3300 से लेकर 3400 रुपये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और 25% जो प्रॉफिट है वो हमारा हक है। तो हम पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर के इस फैसले को हम खुश आमदीद कहते हैं कि उन्होंने 3500 रेट कम अज़ कम तय तो किया, लेकिन एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको रिविज़िट करें, हमारी पैदावारी लागत देखें, क्योंकि इस वक्त पैदावारी लागत में यकदम DAP का रेट ऊपर चला गया है, जो हमारी बेसिक एक लाजमी DAP नाइट्रोफास का डालना बहुत ज़रूरी है, दोनों का रेट बढ़ गया। यूरिया महंगी है, डीजल महंगा, लेबर चार्जेस बढ़ गए हैं, इन्हीं के तमाम अखराजात, बिजली महंगी हो चुकी है, तमाम हमारे अखराजात बढ़ चुके हैं, लेकिन हमारी फसल का रेट आज से 2-3 साल पहले 3900 था, अब हमें 3500 दिया जा रहा है। दूसरा, खालिद साहब आप क्या चाहते हैं, कितना होना चाहिए फीमन रेट? मेरे ख्याल में कि इस वक्त जो मुनासिब रेट है वो कम अज़ कम हमें 4000 रुपये वो रेट मिलना चाहिए, यानी 500 मजीद। जी 4000 रुपये रेट मिलना चाहिए। उससे ये होगा, मैं आपको जो गंदम है ना जी, असल में गंदम कोई एक फसल नहीं है, गंदम हमारी मेजर फसल है जिसकी वजह से तमाम फसलें इस पे दारोमदार करती हैं। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर हमें 2 साल पहले रेट अच्छा मिला 3900, तो उससे अगले साल हमने आपको जो ग्रोथ थी एग्रीकल्चर में वो 6.25 थी। जब हमें गंदम का रेट ना मिला तो हमारी जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ है वो -13.49 आ गई। सही। और इससे हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट आया वो बहुत ज़्यादा है कि 90% हमारी चिल्ली की एक्सपोर्ट में कमी आई पिछले 6 माह में, 70% मक्की की एक्सपोर्ट में कमी आई, 40% हमारी वेजिटेबल और फ्रूट की एक्सपोर्ट में कमी आई, 11% हमारी चावल की एक्सपोर्ट में कमी आई, और हमारी इंपोर्ट में जो इजाफा हुआ सिर्फ कॉटन में 340% इजाफा हुआ। यानी कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट किसी तरीके से पूरा नहीं हो सका, क्योंकि काश्तकार के पास पैसे नहीं थे, वो फसलें सही था उस पर खर्च कर नहीं सका, बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं कर सका। अब देखें ना, 15,000 का बैग लेके वो कैसे डालेगा 3500 पे? तो हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि आपने बहुत मेहरबानी की, हम आपके एहसानमंद हैं कि आपने 3500 तय किया, लेकिन इसको रिविजिट करें, दोबारा देखें इसको कि हमारी पैदावारी लागत को लेके साथ हम मांग क्या रहे हैं। हम सिर्फ गुजारिश ये कर रहे हैं कि हमें सिर्फ 25% मुनाफा मिले, जो इंटरनेशनल एक थंब रूल है। दुनिया के तमाम ममालिक काश्तकार को एक चीज़ इंश्योर करते हैं कि वो कोई भी फसल काश्त करे उसको 25% मुनाफा मिलता। देखें ना, अब कपास में इस दफ़ा हमने बहुत मार खाई है जी, हमें कपास का रेट नहीं मिला, पिछले साल हमें मक्की का रेट नहीं मिला। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त चावल का रेट बेहतर हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा इंडिकेटर है अगली फसलों के लिए। देखें ना, आज हम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद अगर 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इंपोर्ट कर रहे हैं, तो साफ ज़रूर है कि हमारी पॉलिसियों में कहीं ना कहीं खला है। सही। इस वक्त जो काश्तकार के सूरत हाल है जी, काश्तकार के इस वक्त बहुत बुरे हालात हो चुके हैं कि पिछले 2 सालों में सिर्फ गंदम की मद में हमने 2200 अरब रुपया कम मिला है। सही। जिसकी वजह से ना काश्तकार के घर के हालात ठीक है, ना खेत के हालात ठीक है, ना बच्चों की तालीम के हालात ठीक है, ना सेहत के हालात ठीक है, और ना ही उसके पास पैसा है कि वो अगली फसल पे खर्च कर सकता है। जैसे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास बुलाया था और इस इजलास में ये फैसला सुनाया गया ये कीमत का, उसमें उन्होंने बड़े क्लियरली कहा है कि गंदम पाकिस्तान की ज़रूरी मईशत की रीढ़ की हड्डी है और जो किसान है वो मुल्की मईशत की बुनियाद है और उनको खुश करना हमारी अवलीन तरजीह है। तो जब ये फैसला हो रहा होता है, क्या आप लोगों की जानिब से कोई नुमाइंदा नहीं होता हुकूमत की इस इजलास में? जी, गंदम के जब भी कोई फैसला इस वक्त हुआ है उसमें काश्तकार तंजीमों में से मेरे ख्याल में कोई भी नहीं था, इन्होंने फैसला ये खुद किया है। हम कह क्या रहे हैं जी, मैं बड़े अरसे से मुतालबा कर रहा हूँ कि इस वक्त हमें एक इंडिपेंडेंट एक ना प्राइस कमीशन मुकर्रर होना चाहिए पाकिस्तान में, जो टोटली आज़ाद हो, जिस तरह बाकी। आप ये बता दें कि आप लोग क्या चाहते हैं हुकूमत से? मैं थोड़ी सी आपको मिसाल दे दूँ जी। दुनिया में फ्यूचर मार्केटिंग है। अब हमारा दुश्मन मुल्क है इंडिया, उन्होंने जो इस साल जो गंदम अब 2025 में काश्त कर रहे हैं और 26 में हार्वेस्ट करेंगे, उसका रेट कब दिया है फार्मर को? वो अगस्त 2024 में दे दिया है, ताकि काश्तकार, इसको फ्यूचर मार्केट कहते हैं, ताकि काश्तकार मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो, और उसको उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बता दी गई। हमें इन वक्त कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी पता नहीं होता और हमें ये भी पता नहीं होता हमें रेट क्या मिलेगा। फिर
इसके खदोखाल भी इस पॉलिसी के सामने आने चाहिए कि काश्तकार को क्या ये 3500 उसको गंदम पहुंचानी पड़ेगी या उसको मौके पे रेट मिलेगा, नंबर एक। नंबर दो, कौन उससे खरीदेगा, उसको पेमेंट का क्या तरीक़ेकार होगा। यानी कि ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। उस वक्त ही मुमकिन है कि काश्तकार जो है ना वो शौक से काश करेगा और बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र करेगा। अब इस वक्त तो सूरत हाल ये है ना कि 3500 के हिसाब से अगर वो DAP डालता है तो उसके पैसे उसको वापस नहीं मिलते। इस वक्त नाइट्रोफॉस डालता है तो उसके पैसे उसको वापस नहीं मिलते। कम से कम एक चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। देखिए मैं आपको एक अर्ज करूँ, रिस्क मेरे अल्लाह ने देना है जी, रिस्क मेरे अल्लाह ने देना है सबको, किसान ने नहीं देना जी। किसान नैब खुदा है, अल्लाह का दिया रिस्क ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है। बिल्कुल सही है। हम खुद चाहते हैं कि हम गंदम में खुद कफील हों, हमें बाहर से इंपोर्ट ना करनी पड़े। ठीक है, आपका लेकिन बदकिस्मती से मैं आपको अर्ज करूं कि हमारी हुकूमतें यूक्रेन के, रशिया के काश्तकार को, अमेरिकन काश्तकार को अकोमोडेट करती हैं, अपने काश्तकार को उस लिहाज से अकोमोडेट नहीं किया जाता। ये वक्त है, इसमें हम ज्यादा कोई नहीं मांग रहे उनसे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमने इस फैसले को भी खुशामदीद कहा है, लेकिन उसको पे नजर। ठीक है खालिद साहब, आपका पैगाम जो है ना वो हुकूमतों तक पहुंच जाएगा, इसीलिए आपको बुलाया गया और आपका ये मौक़िफ़ लिया गया है कि 3500 से फी मन कीमत जो है 4000 कर देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर साहब, और सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, आपको बताएंगे गज़ा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली बर्बरियत एक बार फिर उरूज पर पहुँच गई है। इस मामले पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, गज़ा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली बर्बरियत एक बार फिर अरूज पर पहुंच गई है। काबिज से होनी इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज ने वक्फे से बमबारी का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया। हमलों में दर्जनों मासूम फ़लस्तीनी शहीद और सैकड़ों ज़ख्मी हो गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 93 फ़लस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। 230 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहरियों को ज़ख्मी या मफलूज कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन आलम, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका हुसैन आलम साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हमने देखा कि अमन मुआहिदा किया गया हुसैन आलम साहब, जंग बंदी के बावजूद इसराइल जो है वो अभी भी बमबारी कर रहे हैं मासूम फ़लस्तीनियों पर। अमन मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। किस तरह का अमन मुआहिदा किया गया है? कहा यह जा रहा है कि जी हम हमास के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, जबकि हकीकत बिल्कुल ऐसी नहीं है। अस्पतालों पर और मासूम लोगों को इसका निशाना बनाया जा रहा है। 20 से ज़्यादा ममालिक जो हैं जिन्होंने इस सारे मुआहिदे में सालिसी का किरदार अदा किया, वो कहाँ पर हैं? और 4 ममालिक जो जामिन बनकर दस्तखत करके आए, वो अब कहाँ पर है? थैंक यू वेरी मच शहरबानू। बात यह है कि जो जालिम है और एग्रेसर है वो अभी भी वैसा ही है जी। 93 अफराद पिछले 24 घंटों में शहीद हुए और जब से ये जंगबंदी हुई है इस मुआहदे के बाद 79 टाइम वायलेट किया गया है इसको। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये मुआहदा, मुझे तो अभी तक ये एकतरफा ही लग रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने जमानत दी थी, गारंटी दी थी, वो अभी तक इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोल पा रहे। दूसरी बात यह है कि कोई डर नहीं है इसराइल को। दुनिया के अंदर होता है ना, कोई डर होता है कि कोई खिलाफ कोई अमल या रद्द अमल आएगा। मुसलमान दुनिया का रद्द अमल बिल्कुल खामोश है, जिसकी वजह से वो जो चाहता है किए जा रहा है। और इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि हमास जो है जी वो इसकी खिलाफ वर्जी कर रही है। हमास की इसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा है, ये जारे के तौर पे जारियत दिखाई जा रही है, जुल्म किया जा रहा है और किसी किस्म का जो मुआहदा है उसका कोई पास नहीं है इसराइल को। मेरा तो ज़ाती ये ख्याल है कि इस सारे मुआहदे के पीछे शायद उनको एक क्लीन चिट दे दी गई है और साथ साथ कहा गया है कि इनका शिकार करते रहो। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसके ऊपर जो बैनुल-अक़वामी तौर पर गारंटर बने थे उनको झंझोड़ना चाहिए। पूरी उम्मत मुस्लिमा और बाकी लोग जो हैं, अगर वो कहीं हैं, कहीं एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको चाहिए कि जिन लोगों ने गारंटी दी है वो इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। ठीक है, हम देख रहे हैं कि अमेरिकी सदर जो हैं, नायब सदर JD वेंस और जेरेड कुशनर जो हैं वो इसराइल में मौजूद हैं। क्या ये वाकई अमन की कोशिश है या सिर्फ दिखावा किया जा रहा है कि ये सारा लोगों को ऐसा लगे कि हम अमन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंदरूनी मामलात कुछ और हैं? हमास से जब इसका मौक़िफ़ पूछा गया तो उनकी जानिब से ये कहा गया हमने अमन मुआहदे की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, ये इसराइल की जानिब से जानबूझकर सब किया जा रहा है। शहरबानो, अगर हम दुनिया को देखें तो ये मल्टी लेयर्स और मल्टी किस्म की चीजें सेम टाइम पर चल रही हैं। आप हिंदुस्तान पाकिस्तान से शुरू हो जाएं और रशिया तक चले जाएं और रशिया से शुरू होकर मिडल ईस्ट में आ जाएं और मिडल ईस्ट से शुरू होकर आप यूरोप में चले जाएं।
या रशियन वॉर जो चल रही है वहां चले जाएं, चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। हम कई मर्तबा नाम ले रहे होते हैं पैलेस्टाइन इशू का, लेकिन हम फलस्तीन की जगह अपनी इक्विपमेंट बेच रहे हैं, हम असला बेच रहे हैं। और उस असले की जो सिचुएशन है वो भी आप देख चुके हैं कि अभी दोहा के ऊपर अटैक हुआ था, तो वो जो शील्ड थी वो कहीं काम नहीं आई और उसके नतीजे में फिर सऊदीया को पाकिस्तान के साथ मुआहदा करना पड़ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि कई मर्तबा दिखाया कुछ जाता है और किया कुछ जाता है बज़ाहिर। और अगर आप डेविड कुशनर की बात करें तो उनका अपना जीव बैकग्राउंड भी तो है ना, आप उसको क्यों भूल जाते हैं? मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि ये दिखाया कुछ जाता है और किया कुछ जाता है, तो ऐसे में कोई ना कोई मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए अक़वाम आलम में। इस तरह तो मुआहदों की खिलाफ वर्जियां होती रहेंगी। और जहां तक हमास की बात है, देवर हैप्पी, वो खुश थे कि ये मुआहदा हो गया, लेकिन आज हमें पता चल रहा है कि मुआहदे की खिलाफ वर्जियां सिर्फ इल्जामात की बुनियाद के ऊपर की जा रही हैं और 93 अफराद जो है पिछले 24 घंटों में शहीद कर दिए गए हैं। और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक के आगे से कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल हुसैन आलम साहब, आपके ख्याल में अगर इसराइली जारियत इसी तरह से जारी रही, ये सिलसिला रुक ना सका, तो खित्ते का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? क्या वाकई कोई कशीदगी और कोई बड़े लेवल की जंग तो हम सबको देखनी पड़ेगी? अब मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये इसी तरह सिलसिला छोटी छोटी झड़पों और हमलों और घेराव की सूरत के अंदर चलती रहेगी। कोई बहुत बड़ी जंग जो है वो, जो इसके अंदर एक्सट्रीम पॉइंट आया था वो ईरान वाला आया था कि जब ईरान ने आगे से रिटेलिएट किया और इसराइल की जितनी इकोनॉमी बर्बाद होनी थी हुई, और उसके बाद उन्होंने फिर बीच में अमेरिका को इन्वॉल्व करके और फिर ईरान की एटमी तनसीबात पर हमले वाली बात करके और उन्होंने कहा जी हमने उसको तबाह कर दिया है। ये एक्सट्रीम पॉइंट था। अब भी अगर हुआ तो शायद ईरान ही इसके अंदर कोई रोल प्ले करेगा, लेकिन बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। तो अगर ऐसा होता है कि कोई बड़ी जंग आती है तो ये पूरे खित्ते को लपेट में लेगी और इसके अंदर सिर्फ ईरान नहीं बल्कि बाकी के जो ममालिक हैं वो भी इसके अंदर भुगतेंगे, चाहे वो सऊदीया हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो कुवैत हो। ये सारे मुल्क उसी पट्टी के अंदर हैं और ऐसा मुमकिन नहीं है कि खित्ते के अंदर बड़ी जंग हो तो बाकी के लोगों के घर बचे रहेंगे। बड़े अहम नुक्ते पे आपने बात की और ये सारा रास्ता जो है ग्रेटर इजराइल का भी है ना। पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन आलम साहब, से गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, मुल्क भर में टमाटर की कीमतों ने वाकई शहरियों के चेहरे सुर्ख कर दिए हैं और वो भी गुस्से से। सिर्फ 24 घंटे में टमाटर की कीमत 200 रुपये किलो इजाफे के साथ बढ़ चुकी है, जिसके बाद कई शहरों में रेट 500 रुपये फी किलो तक जा पहुंचा है। लाहौर और पेशावर में टमाटर 500 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। कराची में भी यही हाल है, कहीं 400 कहीं 500 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इस्लामाबाद के सस्ते इतवार बाजार में तो टमाटर दस्तयाब ही नहीं है, जबकि कोयटा में भी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मार्केट ज़रा के मुताबिक कीमतों में इस होशरबा इजाफे की वजह नई फसल की अदम दस्तयाबी, ईरान से कम सप्लाई, अफगानिस्तान से तहसील में रुकावट और तलब में इजाफा है। दूसरी जानिब अवाम शदीद परेशान है और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि टमाटर को फिर से गरीब की दस्तरस में लाया जा सके, क्योंकि नाजरीन अब तो सालन से ज़्यादा महंगा टमाटर हो गया। इसी पर बात करेंगे, फैसल खान हमारे साथ मौजूद है। फैसल, टमाटर जो है वो आम आदमी क्या अमीर की पहुंच से भी दूर होता दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल। पंजाब की सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है और सब्जियों में टमाटर की कीमत को तो जैसे पर ही लग गए हों। टमाटर जो सरकारी कीमत के मुताबिक 170 रुपये फ़ी किलो है। मार्केट में इस टाइम मौजूद हूँ लाहौर के इलाके मक्का कॉलोनी की सब्ज़ी मंडी में, जहाँ पे टमाटर 450 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है। अब सोचें जो 450 रुपये मंडी में बिक रहा है फ़ी किलो, तो आम बाज़ार में 500, 550, 600, 700 रुपये फ़ी किलो तक भी बिक रहा है टमाटर। सार्फिन इस वाले से बहुत परेशान है। उनका कहना है कि हम तंग आ चुके हैं रोज़ दिन ब दिन टमाटर कीमतों में इजाफे से, और अब हमने टमाटर छोड़कर घरों में खाने में दही इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। लेकिन ओवरऑल टमाटर की कीमतों में जो इजाफा है उसमें कोई कमी का चांस नज़र आ नहीं रहा इस टाइम पे भी, और आने वाले दिनों में भी टमाटर में कीमत में कमी नहीं होती नज़र आ रही। बहुत शुक्रिया फैसल ने हमें सारे मामले में अपडेट किया। इरशाद संजानी हमारे साथ मौजूद है कराची से। इरशाद, बताइएगा कराची में क्या सूरत हाल है? जी, सब्जियों की बात करें तो सब्जियों की कीमतें जो है, आलू जो है वो 100 रुपये किलो है और 150 रुपये की जो है वो हमें प्याज मिल रहे हैं। लेकिन सबसे इस वक्त जो महंगा है, जिसकी तलब ज़्यादा है, वो ये चीज़ें
ये है टमाटर जो है मुर्गी से भी ज़्यादा है, 400 से 500 रुपये किलो तक जो है टमाटर मिल रहा है। और मुर्गी की कीमत जो कराची में जो 400 से 450 रुपये। जो सब्जी फरोश है अंकल, उनसे बात करें। बारिश हुई ना तो कम गया, सीजन आउट हो गया। सिर्फ 1 महीना लगे, टमाटर माल बहुत आया। कितने का चल रहा है अभी? 400 रुपये किलो अच्छा टमाटर। अच्छा, और ये 400 का मंडी जा रहा है आजकल। 400 रुपये मंडी। हाँ, जो टमाटर बेचे ना हमें नुकसान कर रहा है। टमाटर की जो तलब है वो पंजाब में सैलाब आया था, फिर ईरान से और अफगानिस्तान से जो टमाटर जो वो बंद है, और जो सिंध का टमाटर जो आना शुरू हुआ है 1 महीने के अंदर इसकी कीमत जो है गिरकर 50 से 100 के दरमियान हो जाएंगी। इस वक्त जो है 400 से 500 रुपये फी किलो जो है टमाटर चल रहा है। बाकी सब्जियों के रेट जो है वो बिल्कुल मुनासिब है। जी बहुत शुक्रिया आपका इरशाद, आपने अपडेट किया। आप देखते हैं कि इस पर शहरियों ने क्या कहा। 400 रुपया भी इसने मुझे बोला, मैंने कहा मैं नहीं ले रही। तो हम तो इतना महंगा नहीं लेंगे, तो बेहतर है कि इंसान छोड़ दे, ना ले। बस खाना कम खाएंगे और क्या करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद। आपको बताएंगे लाहौर एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। आज सुबह शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 298 तक जा पहुंचा, जिससे शहरियों के लिए सांस लेना दुश्वार करार दिया गया। फैसलाबाद, शेखुपुरा और गुजरावाला समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी फ़ज़ा आलूदगी से भरी हुई है। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल इंतहाई सेहत के लिए ख़तरनाक करार दी जाती है। ख़ुसूसन दिल और फेफड़ों के मरीजों के लिए ये सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है। इसी पर बात करेंगे हमारे साथ मौजूद है तिब्बी माहिर डॉक्टर जवाद असगर राना साहब। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि हर साल हमें स्मोक से और इस आलूदगी से लड़ना पड़ता है। मास्क का कहा जाता है, मास्क पहने, एयर प्यूरीफायर अपने घरों में रखें। क्या हमारे पास मुकम्मल तौर पर स्मोक से बचने के लिए कोई हल मौजूद नहीं? बहुत शुक्रिया जी। और आपकी बात सही है कि ये तो अब सालाना रूटीन बन गई है। हर साल इन महीनों में हम स्मॉग की बात करते हैं और अगले साल उससे भी जल्दी स्मॉग आ जाता है या उससे पिछले साल से ज्यादा स्मॉग आ जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये एक बड़ा जिसे हम कहते हैं मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम है, जो कई दहाइयों से इस स्टेज पे हमें लेकर आया है। और इसको खत्म करने के लिए भी तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना पड़ेगा और खासतौर पे हुकूमत को इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन। उसके बाद ही लोगों को इससे बचाव मुमकिन होगा। और ये मैं थोड़ा सा ये कह दूं कि अक्सर लोग हम ये समझते हैं कि ये 2 माह के लिए हमें खांसी, आंखों में इरिटेशन और छोटे मोटे इस तरह के एलर्जी के इश्यूज हैं, लेकिन ये 4 साल पाकिस्तान और हिंदुस्तान के उन लोगों की जहां पे ये स्मॉग आता है उस उम्र में 4 साल की कमी ऑलरेडी हो चुकी है। उसके साथ आपकी यानी हमारी जिंदगी 4-4 साल कम हो चुकी है। बिल्कुल जी, कम हो चुके हुए हैं और ये एस्टेब्लिश स्टडीज से ये रिपोर्ट हो चुका हुआ है। उसके साथ ना सिर्फ ये सांस की बीमारियां करता है, बल्कि दिल की बीमारियों में भी जो अमवात की शरह है वो 30% स्मोक की वजह से बढ़ जाती है। स्ट्रोक की से जो अमवात होती है उनमें से 20% अमवात की शरह इसके बढ़ जाती है। 20% कैंसर की शरह बढ़ जाती है। तो ये एक छोटा सा 2 महीनों 3 महीनों का हल्का सा प्रॉब्लम नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म इशू है जो हमारी हेल्थ को बड़ी बुरे तरीके से मुतासिर कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि अक्टूबर से ये सिलसिला शुरू हो जाता है स्मोक का। अभी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो है वो इसको कंट्रोल करने के लिए स्मोक एंटी स्मोक गन्स इस्तेमाल की जा रही हैं। वो तो लग रहा है कि उसमें कोई कमी आएगी या नहीं, ये तो बाद में देखना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं, अपने ऑन पर हमें हिफाजत के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी से करने की ज़रूरत है? देखिए, बहुत सारे काम तो जैसे मैंने कहा हुकूमत ने करने हैं, लेकिन हम अपनी जाती जो हैसियत में क्या चीजें कर सकते हैं। नंबर 1 तो ये है कि हम पोल्यूशन में इजाफे का बायस ना बने। वो किस तरह? मेजर जो स्मॉग की वजह है वो गाड़ियों का धुआं है, वो बेशक कमर्शियल गाड़ियां हो, प्राइवेट गाड़ियां हो, उनका धुआं है। तो उसको किस तरह हम कम कर सकते हैं कि अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बजाय इसके कि एक आदमी अपनी गाड़ी लेके जाए और 10 मील 20 मील का चक्कर लगा के आए, आप कारपूलिंग करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों, अपने हमसायों के साथ, यानी कि ज्यादा 4 गाड़ियों की बजाय एक गाड़ी एक उस वक्त पे निकले। तो ये एक कल्चर शिफ्ट है। दूसरा ये कि अगर आप देखें कि अपना अक्सर आपके सामने लोग फुजले को जला रहे होते हैं, गार्बेज को जला रहे होते हैं, उनको मना करें और ऐसी चीजें ना होने दें। तो ये हमारे और अगर आपने बाहर निकलना है, खासतौर पे जब पोल्यूशन ज्यादा है, जिस दिन AQI का इंडेक्स ज्यादा आई है, तो फिजिकल ज्यादा जिसे कहते हैं स्टर्नस एक्सरसाइजेस ना करिए, हल्की फुल्की आप करिए। और अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो कोशिश करें कि आपने मुंह पे मास्क पहना हो जब अगर आप बाहर निकले। और इन दिनों में खासतौर पर जब AQI खराब है तो कोशिश करें कि आप घर पे
ज्यादा रहे बजाय इसके कि आउटडोर्स में जाने के। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हुकूमत तो इकदाम कर रही है और इकदाम हो जाएं, हमें अपने ऑन पर कौन कौन सी चीज़ें करने की ज़रूरत है डॉक्टर साहब ने बता दिया। बहुत शुक्रिया। इस सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। कराची से एक इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक खबर आप तक पहुँचाएंगे। शहर कायद के मुख्तलिफ होटल्स और रेस्टोरेंट्स में मुर्दा मुर्गियों के गोश्त की सप्लाई का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने गुलबर्ग के इलाके मूसा कॉलोनी में कार्रवाई करते हुए यह मकरूह धंधा बेनकाब कर दिया। गुलबर्ग पुलिस के मुताबिक रेलवे फाटक के करीब वाक़या गोदाम पर छापा मारा गया, जहाँ से बड़ी तादाद में मुर्दा मुर्गियों का 80 किलो गोश्त बरामद हुआ है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बनी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, हमने देखा ऐसे वाकयात बार बार सामने आ रहे हैं, ये कितना बड़ा धंधा है जो इस वक्त सिंध या कराची में किया जा रहा है, और अगर हम सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी का बात करें तो क्या वो अपने मुकम्मल तौर पर अपने इक़दाम नहीं कर रहे, उनकी जानिब से निगरानी नहीं की जा रही? जी देखें, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो मुर्दार जानवरों का गोश्त है, ये कराची में कोई पहली मर्तबा फरोख्त नहीं हो रहा। कभी दीगर जानवरों में भी होता रहता है, तो अब इस दफा ये मुर्दा मुर्गियों का गोश्त बरामद हुआ है जो कि तकरीबन 80 किलो था और ये सप्लाई होना था। ताहम जो 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें अनवर अली और कमाल नामी मुल्जिमान शामिल हैं, उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा वगैरह दर्ज कर लिया गया है। मुल्जिमान से जो गोश्त बरामद हुआ था जो कि मुर्दा जानवरों का था, उसको लेबॉर्ट्री एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए भी भेज दिया गया है। जिस तरह से आपने सिंध फूड अथॉरिटी की बात करी, तो पुलिस ने उनको इस मामले में शामिल किया था और उनकी मशावरत के साथ, मावनत के साथ ये छापामार कार्रवाई की गई। इलाका मुखबिरों ने पुलिस को ये इत्तला दी थी, जिस पर ये फौरी कार्रवाई की गई और ये गोदाम में मौजूद था। लेकिन ये कोई पहली दफा ऐसा मामला नहीं हुआ कि मुर्दार जानवरों का गोश्त कराची में लोगों को खिलाया जा रहा हो। इससे कबल बीफ और मटन में भी ये मामला आ चुके हैं। अब इस सूरत हाल में पुलिस जब कार्रवाई करती है तो क्योंकि मुद्दई सामने कोई खड़ा नहीं होता, तो मुल्जिमान को इसका फायदा होता है। जब मुल्जिमान को इसका फायदा होता है तो फिर वो जमानतों पे बरी हो जाते हैं और ये सप्लाई दोबारा शुरू हो जाती है शहर में। कराची शहर में क्योंकि बहुत सारे फूड चेन रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे इतलात आती हैं कि ये मुर्दार जानवरों की। अच्छा शुएब, हमें ये कहिएगा कि ये जो गोश्त है ये कहाँ लेकर जाया जा रहा था, कौन कौन से खानों में ये इस्तेमाल होता है, और शहरी इसको किस तरह से पहचान सकते हैं? क्या कोई ऐसी चीज़ है कि बंदा गोश्त देखे पहचान ले कि ये मुर्दार है? जी देखें, ये जो मुल्जिमान ने जो इब्तिदाई तफ्तीश में इंकशाफ किया, उनका ये कहना है कि हम ये फास्ट फूड सेंटर, बिरयानी सेंटर और होटलों को प्रोवाइड करते थे और वहाँ पे इसकी सप्लाई करते थे। मुर्दार गोश्त की फरोख्त जो है ये कब से जारी थी और ये कितनी क्वांटिटी में रोजाना सप्लाई किया जाता था, इस हवाले से तो मजीद पुलिस तफ्तीश कर रही है। लेकिन ये चीज़ तो साबित है कि ये फास्ट फूड सेंटर और जो बिरयानी के जो पकवान सेंटर होते हैं वहाँ पे और जो मुख्तलिफ होटल होते हैं उनमें ये सप्लाई हो रहा था। क्योंकि सिंध फूड अथॉरिटी हर जगह जाके चेक नहीं करती कि किस क्वालिटी का लोगों को गोश्त खिलाया जा रहा है। अब अगर ये इस तरह से क्वालिटी होती है कि मुर्दार जानवरों की सप्लाई है तो उसको कम कीमत करके बेच दिया जाता है और जो दुकानदार होते हैं वो लालच में आते हैं कि उनको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा दिख रहा होता है और वो सब स्टैंडर्ड ये गोश्त खरीदते हैं जो कि मुर्दार जानवरों का होता है। कराची के जो शादी हॉलों के जो पकवान सेंटर के जहाँ खाने पकते हैं वहाँ भी मुतादिद दफा ये शिकायत आई है कि मुर्दार जानवरों का गोश्त फरोख्त होता है। इसी तरह से ये वाकया भी सामने आया है। ये तो कम क्वांटिटी है, 80 किलो गोश्त था जो कि बरामद हुआ है। माजी में कराची शहर में इससे भी ज्यादा क्वांटिटी में आता रहता है। ओह माय गॉड। आखिर हुकूमत सिंध या मकामी इंतजामिया इस संगीन मसले के हल के लिए क्यों हमें नजर आ रही है बिल्कुल खामोश और इकदाम क्यों नहीं कर रही, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया। शुएब बनी हमारे साथ मौजूद रहे, सारे गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।